नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। जी हाँ भैया, सब बढ़िया है। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, हम आज लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर 2 किसके ऊपर है भैया? जो हमारा लास्ट टॉपिक था लेक्चर 1, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम अपने लेक्चर 2 को कवर करने जा रहे हैं। हाँ, मेरा नाम है सुमित कुमार, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, जी हाँ भैया। क्या क्या पढ़ेंगे भैया आज? जी देख लेते हैं एक बार। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया था और हमें आज क्या क्या कवर करना है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है ना? जी हाँ। क्या क्या पढ़ा दिया था भैया आपने? हमने पढ़ लिया था फर्स्ट क्लास में मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जी हाँ। सेकंड टॉपिक हमने देखा था एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। जी हाँ। थर्ड हमने खत्म कर दिया था कंजम्पशन फंक्शन, जिसका दूसरा नाम था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या भैया आप हमें रिवाइज भी करवाओगे? हाँ, एक बार ये सारे टॉपिक्स 9 टॉपिक्स खत्म हो जाए, उसके बाद हम एक छोटी सी रिवीजन करेंगे जिसमें आपको ये 9 के 9 टॉपिक्स एक साथ एक समरी फॉर्म में समझ में आ जाएंगे। ठीक है भैया। और क्या करोगे भैया? बस इतना कर लेंगे, काफी है। ठीक है भैया, शुरू करो, शुरू करते हैं। ठीक है, जहां हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, कहां से क्या क्या, कैसे कैसे और क्यों क्यों। ठीक है ना? देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना? मैं अभी पिछला रिवाइज नहीं करा रहा, एंड में रिवाइज कराऊंगा। अभी मैं आगे नया फ्रेश पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? हाँ, कहां से शुरू करोगे भैया? हम शुरू करेंगे सेविंग फंक्शन से। ठीक है ना? कहां से शुरू करेंगे? सेविंग फंक्शन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या था? प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव, हमारी सेव करने की प्रोपेंसिटी, क्षमता। ठीक है भैया, डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम सेविंग फंक्शन की? हमें पहले ही बता चुके हैं हम, रिलेशनशिप। फंक्शन वर्ड जहां पे भी लग जाए उसका मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप। किस किस के बीच में रिलेशनशिप भैया? दो चीज के बीच में रिलेशनशिप। एक होगा हमारी इनकम, और क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है तो दूसरा कंपोनेंट होगा हमारा सेविंग। इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशनशिप इज नोन एज सेविंग फंक्शन। हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर विल बी आवर सेविंग्स। ये तो नॉर्मल सी बात है, जितनी ज्यादा इनकम, जितना ज्यादा आप पैसा कमाओगे उतनी ज्यादा ही आपकी सेविंग्स में रहने वाली है। तो नॉर्मल सी चीज थी। जी हाँ भैया। ठीक है भैया, प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था जिसके अंदर दो चीजें थी, क्या यहाँ पे भी दो चीजें हैं? हाँ जी, यहाँ पे भी दो चीजें हैं। ठीक है, बताओ भैया क्या क्या होता है, देखते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव को मैंने पीएस लिखा। ठीक है भैया, कौन कौन से होते हैं ये भी दो होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या होते हैं ये दोनों, देखते हैं। एपीएस का मतलब होता है इट इज द रेशियो बिटवीन व्हाट? रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। मेरी 1000 रुपए इनकम थी और मैंने 100 रुपए सेव करे। 1000 रुपए इनकम थी और 100 रुपए सेव करे, तो मेरा एपीएस कितना आया? 0.10। बस यही होता है क्या एपीएस? जी हाँ, इट इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ठीक है भैया, एमपीएस क्या होता है? एमपीएस होता है रेशियो। ये भी एक रेशियो है क्या? हाँ, किस किस के बीच में? रेशियो बिटवीन डेल्टा एस एंड डेल्टा वाई। अब भैया डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन सेविंग्स, और डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है? चेंज इन इनकम। ठीक है? हाँ, अभी से और डिटेल में पूरा आगे पढ़ते हैं। जैसे हमने एपीसी और एमपीसी देखा था, 0 1 क्या क्या क्या, कैसे कैसे, ये सारी चीजें, इसमें भी हम देखेंगे क्या 0 होता है, क्या 1 होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं होता, क्या रीजंस होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले भैया एपीएस शुरू करते हैं। ठीक है, एपीएस का फॉर्मूला हमें पता चल चुका है, एस डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, वही 4-5 सवाल है हमारे। क्या ये 0 रहने वाला है? क्या ये 1 हो सकता है? क्या ये नेगेटिव हो सकता है? और क्या ये 1 से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता है? 4 सवाल एक बार देखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पिछली क्लास का याद होगा, उसी क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारी इनकम है फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए। ठीक है, हाँ, क्या 1000 रुपए कमा के मैं पूरे के पूरे 1000 रुपए सेव कर सकता हूं क्या? दिस सिचुएशन इज पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भैया आपने बताया था कुछ भी हो जाए मैं कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करूंगा, और मैंने उसको नाम क्या दिया था? ऑटोनोमस कंजम्पशन। कुछ ना कुछ तो खर्चा करूंगा। हाँ, इसका मतलब क्या है? 1000 रुपए कमा के बेशक मैंने अगर 10 रुपए भी खर्च कर दिए तो सेविंग्स कितनी बची? सेविंग्स बचेंगी मेरी 990 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं एपीएस को 1000 डिवाइडेड बाय 1000 कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सेविंग क्या मेरी कभी 1000 पॉसिबल है? ना, हमेशा ऑलवेज से इनकम से कम रहने वाली है हमारी सेविंग्स। रीजन क्या रहने वाला है उसके पीछे? कंजम्पशन।
कैसा कंजम्पशन? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये चीज समझ में आई? हाँ भैया थोड़ी थोड़ी आई, ठीक है। अभी से पूरा समझते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या है, देखते हैं। फिर से बताओ भैया, फिर से बताता हूं, देखो एपीएस मैं ये कह सकता हूं क्या? हाँ भैया कह सकते हो। हमारी इनकम शुरुआत में भी बताया था, हम इनकम किस पर्पस से कमाते हैं? दो पर्पस से, या तो उसे कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे, ठीक है? हाँ जी ठीक है। और मैं अगर ये लिख दूं तो ये चीज क्या पॉसिबल है? दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मेरा कभी सी, ये जो सी वाला कंपोनेंट है ना कंजम्पशन, ये कभी जीरो हो सकता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। एज ए रिजल्ट क्या कभी इनकम सेविंग के बराबर होगी? दिस सिचुएशन इज नेवर पॉसिबल। और नेवर पॉसिबल मतलब एपीएस में अगर निकालने जाऊं और इनकम मेरी 1000 थी तो सेविंग्स क्या 1000 रह सकती है? ना। मतलब एपीएस कभी 1 हो सकता है? नो, नहीं, कभी नहीं। क्लियर है रीजन? हाँ जी भैया। चलो आगे बताओ भैया, ये तो सिर्फ 1 की बात हुई। हाँ अब जीरो की देखते हैं, जीरो की। हाँ जी भैया जीरो की देखते हैं। क्या एपीएस मेरा जीरो हो सकता है? सोचना, कॉमन सेंस लगाते हैं। इनकम मेरी 1000 थी, सेविंग्स में क्या कह रहा हूं? जीरो। जब तो एपीएस जीरो आएगा, जब तो एपीएस क्या आएगा? जीरो। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? 1000 कमा के मैं सेव जीरो करूं? हाँ जी भैया। मेरी 1000 रुपए इनकम थी और मैंने पूरा का पूरा क्या कर लिया? खा गया। मैं पूरे के पूरे समोसे खा गया, छोले भटूरे खा गया। हाँ यही अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। तो क्या सेविंग्स मेरी जीरो हो गई? हाँ भैया। कैसे निकाली आपने सेविंग्स? मैंने निकाली y इज टू सी प्लस एस, ये तो फॉर्मूला है ही है। हाँ जी। मेरी इनकम थी 1000 रुपए, ठीक है। कंजम्पशन मेरे को कितना दे रखा है? 1000 रुपए। तो सेविंग्स कितनी आएगी? इसको इधर ले जाके माइनस कर दो। 1000 माइनस 1000 इज आवर सेविंग्स, मतलब जीरो इज आवर सेविंग्स। और अब एपीएस का फॉर्मूला लगा दो, एस डिवाइडेड बाय वाई मतलब जीरो डिवाइडेड बाय 1000। तो एपीएस विल बी आवर जीरो, ठीक है। दो चीजें हमने कर ली। हाँ जी। पहला क्या 1 हो सकता है? नहीं। क्या जीरो हो सकता है? हाँ। अब आगे देखते हैं, क्या एपीएस 1 से ज्यादा हो सकता है? एक सवाल ये पेंडिंग है। और दूसरा, क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? एक सवाल ये पेंडिंग है। दोनों देखेंगे भैया? हाँ जी दोनों देखेंगे। चलो देखते हैं। मैंने बोला, कैसी बात बोल रहे हो भैया? 1000 रुपए कमा के मैं सेव कर लूंगा 1500 रुपए। अरे कैसी बात कर रहे हो? मेरी इनकम ही 1000 रुपए है तो सेव। जब y इक्वल्स टू s नहीं हो सकता था तो s ज्यादा हो सकता है क्या? ज्यादा भी कभी खुद ही सोचो ना, 50 रुपए कमा के 60 रुपए बचेंगे क्या कभी आपके पास? ना, वो चीज कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या एपीएस को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1500 डिवाइडेड बाय 1000 यानी s डिवाइडेड बाय 1.5 आ सकता है या नहीं आ सकता? नॉट पॉसिबल, ठीक है जी भैया। समझ में आ गया? हाँ जी। अब है नेगेटिव। क्या एपीएस मेरा नेगेटिव हो सकता है? मेरी 1000 रुपए इनकम थी, जी हाँ ठीक है। क्या 1000 रुपए में कोई मोटरसाइकिल आती है? मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक है मेरे को। क्या आती है मोटरसाइकिल? ना। मैंने क्या किया? मैंने बैंक वाले से लोन ले लिया और मैंने कंज्यूम कितना कर दिया? मैंने कंज्यूम कर दिया 1500 रुपए। मेरी बाइक आई 1500 रुपए की, सेकंड हैंड ली थी, 1500 रुपए की बाइक आई, ठीक है। मतलब भैया सेविंग्स कितनी हुई आपकी? देखते हैं जरा, सेविंग्स निकालते हैं। y इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। हाँ, इनकम थी आपकी 1000 रुपए, कंजम्पशन था आपका 1500 रुपए, सेविंग्स आपको निकालनी है। मतलब -500 सेविंग्स आई है क्या? जी हाँ। मतलब सेविंग्स नेगेटिव हो गई मेरी? जी हाँ। सेविंग कैन बी नेगेटिव, जी हाँ, सेविंग्स नेगेटिव हो सकती हैं, ठीक है भैया। इसे नेगेटिव प्रूव करो, ठीक है। देखते हैं। अब एपीएस का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस डिवाइडेड बाय वाई। हाँ, सेविंग्स कितना है? 500 और इनकम कितनी थी मेरी? 1000। मतलब -0.50 भी हो सकता है क्या? जी हाँ, ये चीज भी पॉसिबल है। ये चीज समझ में आती है? हाँ भैया। तो मतलब मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ? 0 पॉसिबल है, हाँ। नेगेटिव पॉसिबल है, हाँ। क्या 1 पॉसिबल है? ना। क्या 1 से ज्यादा पॉसिबल है? ना। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर हो गया, ठीक है। खत्म हो गया एपीएस? हाँ, एपीएस खत्म, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ाओगे? आगे मैं पढ़ाऊंगा एमपीएस, क्योंकि प्रोपेंसिटी टू सेव के दो कंपोनेंट्स थे ना, एपीएस और एमपीएस। एपीएस हमारा पूरा हो गया, अब हम देखते हैं एमपीएस, ठीक है। एमपीएस का फॉर्मूला बता दो भैया एक बार और। फॉर्मूला होता है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। यहां पे भी हम वही चीज देखेंगे, क्या 0 हो सकता है, क्या 1 हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या 1 से ज्यादा हो सकता है, ये सारी चीजें देखेंगे। हाँ, आइए देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल उसी को कंटिन्यू करते हैं। इनकम भैया, क्या आप हमेशा ही 1000 रुपए कमाते हो? हाँ, मैं हमेशा ही 1000 रुपए कमाता हूँ। कोई बात नहीं, 1000 बहुत है मेरे लिए, ठीक है। इनकम मेरी 1000 रुपए थी, जी भैया।
अब मेरी इनकम कितनी हो गई, अब मेरी y1 मतलब न्यू इनकम मेरी हो गई है 2000। ओहो, तो मतलब डेल्टा y कितना आया, डेल्टा y आया 1000। जी हाँ, ये तो आता होगा ना, जी हाँ भैया आता है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कंजम्पशन पहले मैं करता था 500 रुपए, अब कितना करते हो, अब करता हूं मैं 1500 रुपए, ठीक है। हाँ जी, मतलब आपका डेल्टा सी कितना आया, डेल्टा सी आया आपका 1000। मतलब आपने एक्स्ट्रा इनकम कितनी कमाई, 1000, और आपने एक्स्ट्रा खर्च कितना कर दिया, 1000। मतलब कुछ एक्स्ट्रा सेव कर पाए या नहीं कर पाए, नहीं कर पाया, जीरो। डेल्टा एस कितना आया, जीरो। क्यों, क्योंकि मैंने 1000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, हाँ जी भैया, और मैंने 1000 रुपए ही एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। एक्स्ट्रा वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डेल्टा है, डेल्टा। मैंने 1000 रुपए एक्स्ट्रा कमा के 1000 रुपए को ही पूरा का पूरा उड़ा दिया, उड़ा दी, दारू पी गया मैं, तो क्या मेरी सेविंग्स जीरो हो गई, हाँ जी, सेविंग्स जीरो हो गई। कौन सी वाली सेविंग्स, डेल्टा सेविंग्स। मतलब मैं 1 रुपए और एक्स्ट्रा बचा पाया, एक्स्ट्रा बचा नहीं पाया। मतलब एमपीएस का फॉर्मूला लगा दो भैया, एमपीएस का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 1000। डेल्टा वाई 1000 ही आया था ना, हाँ जी ये रहा। तो एमपीएस कितना आया, 0। क्या पॉसिबल है, हाँ, यस, एमपीएस कैन बी 0। एक बात क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अभी तो सिर्फ 0 की बात हुई है, हाँ। अब हम देखते हैं क्या 1 हो सकता है, आओ देखते हैं। मेरी इनकम थी 1000 रुपए, ओ अच्छा भैया फिर से 1000 रुपए कमा रहे हो, हाँ। अब मेरी इनकम कितनी हो गई है, मेरी इनकम हो गई है 2000। ओहो, बार बार 1000 से बढ़ती है क्या, हाँ। डेल्टा वाई कितना हो गया, 1000। पहले मैं खर्च करता था, कितना करता था, 500, और मम्मी ने मेरे को एक पैसा भी और खर्च करने नहीं दिया। मतलब मैं अभी भी कितना खर्च करता हूं, 500। मतलब डेल्टा सी कितना आया, 0। मैंने 1000 रुपए कमाए एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा 1000 रुपए कमाए, और मैं एक्स्ट्रा खर्च कितना करा, एक्स्ट्रा सी कितना करा, 0। मतलब पूरा का पूरा क्या कर गया मैं, पूरा का पूरा कर गया सेव, है ना। क्योंकि मैंने 1000 रुपए इनकम थी तो 2000 हो गई, 1000 एक्स्ट्रा कमाए, लेकिन खर्च मैंने 500 का 500 ही रखा। मतलब पूरे 1000 में क्या कर गया, सेव। तो मतलब डेल्टा एस कितना आ गया, डेल्टा एस हो गया मेरा 1000, ठीक है। हाँ जी भैया ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 1000। तो क्या 1 पॉसिबल है, जी हाँ 1 पॉसिबल है। समझ में आती है बात, हाँ जी भैया समझ में आ गई, ठीक है। अब 2 सवाल और, हर जगह हम 4 सवाल पढ़ रहे थे, हाँ। हमने देखा 0 पॉसिबल है, हाँ। क्या 1 पॉसिबल है, हाँ। अब हम देखेंगे क्या नेगेटिव पॉसिबल है और क्या 1 से ज्यादा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। मेरी इनकम थी 1000 रुपए, ठीक है। अब इनकम मेरी कितनी हो गई है, ओहो थक गया मैं तो भैया, मैं तो थक गया आपकी इनकम देख देख। कितने हो गई डेल्टा वाई, 1000, ठीक है। अब देखते हैं, मेरा कंजम्पशन था 500 रुपए, भैया 500 ही करती हो क्या, हाँ 500 का ही आती है वो तो, ठीक है। अब मैं कंज्यूम कितना कर रहा हूं, अब मैं कंज्यूम कर रहा हूं 300 रुपए, ओ देखते हैं। मतलब डेल्टा सी कितना आया, डेल्टा सी आया -200। क्या ये चीज पॉसिबल है, -200 पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं अपने खर्चे को बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं क्या, अपने खर्च को घटा नहीं सकता, अपने खर्च को रिड्यूस नहीं कर सकता। मतलब इसका सेविंग से क्या लेना देना है, सेविंग से ये लेना देना है। फॉर एग्जांपल सोचो, पहले 1000 रुपए इनकम थी, 500 खर्च करते थे, कितनी इनकम सेव कर लिया आपने, 500। 1000 में से 500 गए, 500 सेव कर लिए, हाँ। अब आपकी इनकम 2000 हो गई और आप कह रहे हो आपने 300 क्या कर दिए, खर्च कर दिए। मतलब बचे कितने आपके, 1700। क्या ये चीज पॉसिबल है, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या सेविंग्स मेरी 1700 हो सकती है ना, सेविंग्स मेरी 1700 नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे को एक बात पता है, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी सेविंग्स तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ये बात कहां लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है सेविंग फंक्शन के अंदर, ठीक है। हाँ मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, जब मेरी इनकम 1000 थी तो मैं 500 सेव करता था। जब मेरी इनकम 2000 हो गई तो क्या मैं 1700 सेव करूं, 1700 सेव कर पाऊंगा, बढ़ेगी तो। लेकिन क्या ये जितनी इनकम चेंज हुई है, इनकम मेरी एक्स्ट्रा कितनी हुई थी, 1000 रुपए, तो क्या मैं 1000 से ज्यादा एक्स्ट्रा सेव कर पाऊंगा क्या, 1000 से ज्यादा
सेव कर पाऊंगा क्या? नहीं, 1000 से ज्यादा सेव नहीं कर पाऊंगा। भैया एक बार और बोलो ना। ठीक है सुनो, मैंने क्या बोला। अगर मेरी इनकम थी 1000 रुपए, अब वो हो गई है 2000, मतलब मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया? एक्स्ट्रा कमाया मैंने 1000। तो मैं एक्स्ट्रा सेव कितना कर सकता हूं? नॉर्मल सी बात है, एक्स्ट्रा मैक्सिमम, बहुत कॉमन सेंस की बात है, एक्स्ट्रा मैक्सिमम सेव भी कितना कर सकता हूं? 1000 रुपए ही तो सेव कर सकता हूं। मैक्सिमम सेव कितना कर सकता हूं? 1000, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा वर्ड उठाया है। एक्स्ट्रा कमाया कितना? 1000। तो एक्स्ट्रा खर्च भी, एक्स्ट्रा सेव भी कितना कर सकते हो? 1000, है ना। मतलब क्या कभी मेरी सेविंग्स जितने से मेरी इनकम बढ़ी उससे ज्यादा हो पाएगी? ना। क्या सेविंग्स मेरी किसी भी सिचुएशन में 1000 से ज्यादा हो पाएगी? 1200 हो पाएगी? ना, 1200 नहीं हो पाएगी। मतलब 1200 डिवाइडेड बाय 1000 नहीं हो पाएगा। मतलब 1.2 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब तीसरा सवाल मिल गया हमको, तीसरा आंसर मिल गया। एक 0 पॉसिबल है, हाँ। 1 पॉसिबल है, हाँ। क्या 1 से ज्यादा पॉसिबल है? ना। ठीक है, हाँ। अब आगे देखते हैं। क्या नेगेटिव पॉसिबल है? इसे ऐसे ही समझते हैं, कॉमन सेंस से, बहुत छोटी सी चीज है। देखिएगा, मेरी इनकम थी 1000 रुपए, अब इनकम हो गई 2000 रुपए, मेरी इनकम बढ़ गई, हाँ ठीक है। तो क्या मेरी चेंज इन सेविंग्स नेगेटिव होगी क्या? जब मेरी 1000 रुपए, लिख ही देता हूं, जब मेरी इनकम 1000 थी, अब 2000 हो गई, मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया? एक्स्ट्रा कितना कमाया? 1000 रुपए। पहले मैं सेव करता था 500 रुपए, अब मैं सेव करूंगा 300 रुपए। अरे भैया कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो? इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, तो मेरी सेविंग्स घटेंगी क्या? अरे भैया सेविंग फंक्शन पे जाओ ना। इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ेगी, बढ़ेगी, ये लिखा हुआ है सेविंग फंक्शन के अंदर। तो क्या सेविंग घट सकती है क्या? ये सेविंग्स का है, क्या सेविंग 500 से 300 हो सकती है अगर इनकम बढ़ी तो? नो, सेविंग्स कैन नॉट, डेल्टा एस कैन नॉट बी -200, और -200 पॉसिबल नहीं, इसलिए नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं। ये तो बहुत इजी था। हाँ जी भैया इजी था। चलो हमने क्या क्या देखा एक बार फटाफट मैं बता दूं। अभी हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले उठाया था एपीएस, क्या जीरो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। फिर हमने एमपीएस में देखा क्या जीरो हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, ये सारी चीजें। हाँ जी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप फिर से बैक करके रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके अलावा अगर डाउट अभी भी है तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हाइक वाइक सब कुछ जो करना है कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, पीडीएफ में मेरे पास नोट्स हैं, ये रहे। मैं आपको एक बार नोट्स की झलक दिखा देता हूँ। ये रंग बिरंगे आपके नोट्स बन रखे हैं इस चैप्टर के, और पक्का गारंटी है सीबीएसई में 4 से 6 नंबर के बीच में आएगा ही आएगा चैप्टर। सब कुछ लिखा हुआ है इस नोट्स के अंदर, पूरे ग्राफ्स वगैरह सब कुछ है, ठीक है भैया। हाँ जी भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या हो गया भैया? हमारा हो गया ये, हमारा भी हो गया एग्रीगेट सप्लाई, हमारा हो गया कंजम्पशन फंक्शन, हमारा हो गया सेविंग फंक्शन। भैया अब क्या कराओगे? अब मैं कराऊंगा इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है ना। हाँ जी देखिएगा, क्या होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन भैया? अरे भाई, चाहे कंजम्पशन फंक्शन हो, चाहे सेविंग फंक्शन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो, एक चीज कॉमन क्या सब में है? फंक्शन। फंक्शन। शादी समारोह हो रहा है क्या भैया? नहीं, फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। जी हाँ, अब क्लास फर्स्ट रिकॉर्ड याद करना, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। फिर से आ गया ये, हाँ फिर से वही चीजें जो हमने वहां पढ़ी थी, हाँ उसी चीज को एक बार और से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सिलेबस में है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इंड्यूस का मतलब क्या होता है? देखना, इंड्यूस का मतलब क्या होता है भैया बता दो प्लीज। बता रहा हूं, रुक जाओ, कलर तुम्हारे लिए रंग बिरंगा करना भी जरूरी है ना। हाँ देखो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब, इसका क्या मतलब बताया था मैंने? चाहे आपकी इनकम बढ़े या घटे, चाहे आपका प्रॉफिट बढ़े या फिर घटे, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। मतलब इन्वेस्टमेंट इज आवर कांस्टेंट, ठीक है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आती है? हाँ भैया आती है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है फिर भैया? इंड्यूस का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित होना, किसी चीज से प्रेरित होना। यहां पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट
प्रेरित हो क्या रहा है? इन्वेस्टमेंट। किससे प्रेरित हो रही होगी? या तो वाई से या फिर प्रॉफिट से, है ना। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर मेरा प्रॉफिट ऊपर नीचे हुआ या फिर मेरा इनकम ऊपर नीचे हुई या फिर प्रॉफिट ऊपर नीचे हुआ, इसकी वजह से क्या मेरी इन्वेस्टमेंट भी ऊपर नीचे होगी या नहीं होगी? जी हाँ, होगी, ऊपर नीचे होगी, ठीक है ना। हाँ, मैं इसे एक वर्ड बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसको क्या बोला? ये चीज जो मैंने बताई, इसे मैं बोलता हूं, क्या मेरी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, क्या मेरी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम इलास्टिक होती है? हाँ जी, इनकम इलास्टिक का मतलब इनकम में चेंज, इलास्टिक वही वर्ड है ये जो आपने 11th क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, वही है। क्या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मेरी इनकम इलास्टिक होती है? हाँ, मतलब इनकम अप डाउन करेगी, ऊपर नीचे होगी, तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी ऊपर नीचे होगी। क्या ये प्रॉफिट इलास्टिक भी होता है? जी हाँ। लेकिन अगर मैं ये ऑटोनोमस की बात करूं, क्या ऑटोनोमस मेरा इनकम इलास्टिक होता है? ऑटोनोमस मेरा इनकम इलास्टिक नहीं होता। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? हाँ भैया, समझ में आ गई। एक बार एक छोटा सा डायग्राम और देख लेते हैं। किस चीज का? पहले मैं देखता हूं, आप खुद सोचना, पहले मैं दोनों डायग्राम बना देता हूं, इतने में आप सोचना कि कौन सा किसका हो सकता है, ठीक है ना। ये 0 से शुरू हो रहा है क्या? हाँ। इस एक्सिस पे क्या है? y, और इस एक्सिस पे क्या बनाया मैंने? i मतलब इन्वेस्टमेंट। इस एक्सिस पे क्या है? i, और इस एक्सिस पे क्या है मेरा? y मतलब इनकम। ठीक है, ये वाला डायग्राम क्या दिखा रहा है? ये वाला डायग्राम दिखा रहा है, ये जो चीज है ना, ये i, ये क्या है? मेरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब ये किस चीज का डायग्राम है? ये है हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम। ठीक है, और ये जो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, किस चीज का हो सकता है फिर? ये हो सकता है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का डायग्राम। ठीक है ना। जी हाँ भैया, समझ में आ गया। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको, 3 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अभी पढ़ी, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जब आप डिफरेंस लिख रहे होंगे तो आप इसमें और क्या क्या कर सकते हैं? इसमें आप एक डायग्राम का डिफरेंस भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है। क्या भैया, हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी खत्म हो गया क्या? हाँ, अब अगला टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स एक बार आप नोट्स में से पढ़ लेंगे तो गारंटीड कह रहा हूं, पक्का बहुत अच्छे से पहली यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। भैया ये क्या होता है? ये होता है ये डिटर्मिनेंट्स किसके? ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड था 11th क्लास में, हाँ वैसे ही है कि हमारी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। मेरे को ना एक फैक्ट्री लगानी है, तो ये फैक्ट्री लगाऊं या ना लगाऊं, ये फैक्ट्री, मेरे को कोई मशीन खरीदनी है, मैं मशीन खरीदूं ना खरीदूं, मेरे को कोई भी ना कैपिटल एसेट्स में पैसा लगाना है। क्या करना है? कैपिटल एसेट्स में पैसा लगाना है। तो पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, ये है ये टॉपिक, लगाऊं या ना लगाऊं, डिटरमाइन कर रहा हूं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है क्या? सब कुछ इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। दो डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है ना, MEI और एक ROI। ये क्या है और ये क्या है? जी सुनिएगा, ठीक है ना। MEI के ना फर्दर 2 कंपोनेंट्स और है, ROI का कोई कंपोनेंट नहीं है। सुनिएगा, MEI का मतलब होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रही इसकी फुल फॉर्म, ठीक है ना। हाँ, और ROI की फुल फॉर्म क्या होती है? ROI की तो आप लोगों को पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। हाँ, और बताओ भैया, और सुनो। MEI फिर 2 कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, A और B। नाम है क्या A और B? ना, एक का नाम है सप्लाई प्राइस और B का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड। क्या होते हैं भैया ये? सुनिएगा, समझाता हूं। सप्लाई प्राइस का मतलब होता है, या तो यही वर्ड्स लिखे हुए, आप एक बार नोट जरूर गो थ्रू करिएगा,
या तो मैंने कोई मशीन क्या करी होगी, परचेज, या तो मैंने कोई मशीन क्या करी होगी, रिप्लेस। परचेज का मतलब तो मेरे को, मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख की मशीन खरीदी, तो 1 लाख मेरी क्या हो गया, सप्लाई प्राइस, ठीक है ना। सप्लाई प्राइस का मतलब कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ न्यू एसेट इज नोन एज सप्लाई प्राइस, एक चीज। हाँ, और दूसरी चीज, मेरी 1 लाख की मशीन मेरे को खरीदनी थी, लेकिन मेरे पास वही पुरानी 20,000 की पड़ी हुई थी, तो मैंने दुकान वाले को 20,000 वापस, 20,000 वाली पुरानी मशीन दे दी और उससे नई ले आया 1 लाख की, तो एक्चुअल में मेरे को वो कितने की पड़ी, 80,000 की। क्या ये भी सप्लाई प्राइस होता है क्या? हाँ, इसे मैंने नाम बोला रिप्लेसमेंट प्राइस। रिप्लेसमेंट प्राइस, क्या ये भी एक तरीके का सप्लाई प्राइस है क्या? हाँ, अगर शॉर्ट में बोलूं तो नई खरीद रहे हो तो परचेज प्राइस नाम है, और रिप्लेस करवा रहे हो तो रिप्लेसमेंट प्राइस। दोनों ही किसके हिस्से हैं? दोनों ही हिस्से हैं सप्लाई प्राइस की। सप्लाई प्राइस होता क्या है, या तो आप कोई एसेट्स नहीं खरीद रहे हो या फिर आप पुराने से रिप्लेस कर रहे हो नए को, ठीक है ना। अभी आगे ना आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहले, इससे पहले मैं आपको प्रोस्पेक्टिव यील्ड बताता हूँ, ठीक है ना। सप्लाई प्राइस क्या होता है, क्या नहीं होता, इसका रेलिवेंस क्या था, अभी समझ में आ जाएगा। पहले प्रोस्पेक्टिव यील्ड सुनो। अभी मैंने क्या शुरू कर रखा है, एमईआई, ठीक है ना। एमईआई के अंदर मैंने क्या बता दिया आपको, सप्लाई प्राइस। अब मैं दूसरा शुरू करता हूं जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। क्या होता है ये? यील्ड का मतलब होता है, वैसे तो यील्ड का मतलब होता है किसी चीज को उत्पन्न होना, किसी कुछ चीज बनना, लेकिन यहाँ पे यील्ड का मतलब है हमारा इनकम। इनकम मतलब प्रॉफिट, ठीक है। हाँ भाई, नॉर्मल सी बात है ना, जब मैं 1 लाख की मशीन खरीदने जा रहा हूं तो उससे मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उससे मेरी कितनी कमाई हो रही है, कितनी कमाई हो रही है, चेक करूंगा नहीं करूंगा? हाँ, ये चेक करने को ही नोन एज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। मतलब प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। एक्चुअल मेरे को पता चल सकता है क्या? ना, एक्सपेक्टेड किससे? एक्सपेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मैंने जब 1 लाख की मशीन, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जब मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी तो उससे मैं 10 रुपए कमाऊंगा, 10,000 कमाऊंगा, या 100 रुपए कमाऊंगा, या लॉस होगा, क्या होगा, ये चीज मैं चेक करूंगा, ठीक है ना। हाँ, अब आगे और बताओ भैया, मजा आ रहा है, सुनो। एमईआई है ना, एमईआई और दूसरा आरओआई था, अभी एमओआई पे ही है। हाँ, सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड, शॉर्ट में लिख देता हूं पीवाई, ठीक है ना। हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, हाँ, और उससे मेरे को एक साल में कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है? नेट प्रॉफिट। मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब मैंने कहीं ना कहीं ऑल एक्सपेंसेस घटा दिए हैं क्या? हाँ, टोटल इनकम में से टोटल खर्चे जितने हुए वो सारे माइनस कर दिए, जितने नेट प्रॉफिट बचे मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, 1 लाख की मेरी मशीन थी और मेरे को उससे नेट प्रॉफिट हुआ 10,000, तो मतलब एमईआई कितना निकला? अब एमईआई का मतलब समझ में आएगा। एमईआई का मतलब हुआ 10,000 रुपए कमाए 1 लाख रुपए लगाकर, मतलब कितना परसेंट मैंने कमाया? मैंने कमाया 10%। दिस 10% इज नोन एज एमईआई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब दोनों का एलिमेंट समझ में आया, सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड का? जी हाँ भैया। अब भैया आपने 2 चीजें बताई थी डिटरमिनेंट्स के अंदर, हाँ 2 ही बताई थी। एक था एमईआई जो कि हमारा पूरा हो गया, अब दूसरा है आरओआई। आरओआई का मतलब क्या होता है? आरओआई का मतलब था हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत इजी चीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जो भी कैपिटल एसेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? बोरो करते हैं। ज्यादातर 95%, गारंटी कह रहा हूँ, 95% चीजें लोग बोरो करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ताकि एक बार में मोटा खर्चा ना आए, धीरे धीरे खर्चा होता हुआ चले। तो ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना, इज नोन एज आरओआई। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज नोन एज ROI। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज नोन एज ROI। कितना मेरे को बैंक वाले को पैसा रीपे करना है, ठीक है। अब भैया डिसीजन तो हमने लिया ही नहीं अभी तक, अब डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, एमईआई ROI, ठीक है ना। एमईआई मतलब मैं एक कैसे कह सकता हूं शॉर्ट में, कितना कमाया, और ROI मतलब कितना मेरा उस पर कितना आ रहा है खर्च, कॉस्ट, है ना। सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरी 10% आया एमईआई और बैंक वाला मेरे से ले रहा है 8%। मैं कमा ज्यादा रहा हूं और मेरा खर्चा कमा रहा है, क्या इन्वेस्ट कर दूं? इन्वेस्ट कर दो। दूसरा, मेरी कमाई हो रही है 5% और बैंक वाला ले रहा है 15%, क्या मैं इन्वेस्ट करूं? मत
करो भैया, नुकसान आ रहा है ना, कमाई कम हो रही है और आपका कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मतलब नुकसान क्या, इन्वेस्ट करूं या ना करूं ना। समझ में आया, हम डिटरमाइन कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। इन्वेस्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या पढ़ा था सबसे पहले, डिसीजन लेना कि इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो हम डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो। तीसरा, 12% ही कमा रहा हूं और 12% ही खर्च आ रहा है, तो क्या होगा इस केस में भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर है, करना है करो, नहीं करना मत करो, कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, ठीक है। हाँ, क्या भैया टॉपिक खत्म, जी हाँ टॉपिक खत्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। उससे पहले सॉरी एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। देखिएगा, मैं आपको पहले भी थोड़ा बहुत बता चुका हूं, बस थोड़ा बहुत ही है सिलेबस में, कुछ डिटेल में नहीं है, सुनिएगा। वर्ड होता है एक एक्स एंटे, एक्स एंटे का मतलब होता है प्लैंड, एक्चुअल क्या ना, प्लैंड, ठीक है ना। हाँ। अब एक्स एंटे दो बताए मैंने, एक सेविंग और एक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ भैया, एक नंबर में आएगा एक्स एंटे सेविंग की डेफिनेशन या फिर एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। क्या लिखोगे, पहले मैं ये बता दूं, क्या बताओगे भैया, क्या बताओगे, बोलो, बोलते क्यों नहीं, बोलो। सेविंग कौन करेगा, सेविंग करेगा हाउस होल्ड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे प्राइवेट फर्म्स, ठीक है, जी हाँ, ठीक है। अब डेफिनेशन बनाते हैं एक नंबर की, एक्स एंटे सेविंग। एक्स एंटे सेविंग का मतलब होता है इट इज द प्लैंड लेवल ऑफ सेविंग, प्लैंड लेवल ऑफ सेविंग्स डन बाय हुम, डन बाय हाउस होल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम 1000 रुपए हुई तो मैं 100 सेव करूंगा, 2000 हुई तो 200 सेव करूंगा, 3000 हुई तो 400 सेव करूंगा। दिस प्लान इज नोन एज एक्स एंटे सेविंग। ये चीज ठीक है, हाँ। ऐसे ही एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट है, ये कौन करता है, प्राइवेट फर्म्स। अगर मैंने इस बार 1 लाख प्रॉफिट कमाया तो 1 मशीन खरीद डालूंगा, 10 लाख कमाया तो 3 मशीन खरीदूंगा, 20 लाख कमाया तो 4 मशीनें खरीदूंगा। मतलब मैं प्लान कर रहा हूं मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना कमाऊंगा तो कितनी इन्वेस्टमेंट करूं, इज नोन एज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। फोकस आपको ये वर्ड जरूर याद रखना है, प्लान प्लान प्लान, एक्चुअल नहीं है। प्लान कर रहा हूं कितना प्रॉफिट होगा तो कितना इन्वेस्ट करूं और सेविंग में कितना सेव करूं। एक चीज कॉमन है दोनों के अंदर, दोनों ही किसके ऊपर टिका हुआ है, हमारी इनकम के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे हाउस होल्ड के नजरिए से सोचना है और यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स के नजरिए से सोचना है। ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, जी हाँ। बस और कुछ है इसके अंदर भैया ना, बस एक नंबर की डेफिनेशन, नथिंग एल्स। एक्स एंटे पढ़ा दिया भैया आपने, एक्स पोस्ट नहीं पढ़ाओगे क्या, पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक वही है एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट का मतलब होता है अब एक्चुअल, ठीक है ना। हमने एक्स एंटे में क्या बात करी, हमने एक्स एंटे में बात करी 1000 रुपए कमा के 100 सेव कर रहा था, 2000 कमा के 200 सेव कर रहा था, 3000 कमा के 400 सेव कर रहा था, ऐसे ही कुछ था। हाँ। अब मेरी इनकम 2000 हुई और मैंने 200 सेव कर लिए, दिस इज एक्स पोस्ट, मतलब एक्चुअल, एक्चुअल, ठीक है ना। अब आते हैं, अब मैं सेविंग के नजरिए से बात करता हूं, ये भी दो होते हैं क्या, एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब एक्चुअल लेवल ऑफ सेविंग्स, एक्चुअल लेवल ऑफ सेविंग्स डन बाय हुम, डन बाय हाउस होल्ड। खत्म, जी हाँ भैया खत्म। तो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जैसे 1 लाख कमाया था तो 1 मशीन, 2 लाख कमाया था तो 3 मशीन, 4 लाख कमाया तो 3 मशीन, ऐसे करा था हमने। तो मैंने डिटरमाइन कर लिया, मेरा 2 लाख प्रॉफिट हुआ और मैंने 3 मशीन इन्वेस्ट कर दी, 3 मशीनें खरीद ली, मतलब दिस लेवल इज नोन एज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। किसके द्वारा किया जा रहा है ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, वही प्राइवेट फर्म्स, ठीक है ना। एक्स पोस्ट, एक चीज एक्स एंटे हो या पोस्ट हो, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है, अगर सेविंग है इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है तो हाउस होल्ड का नाम लिखना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है तो फर्म्स, कौन सी फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स, ठीक है। सेविंग है तो हाउस होल्ड, फर्म इन्वेस्टमेंट है तो प्राइवेट फर्म्स, ठीक है ना। हाँ, ये है प्लान, ये है प्लान, ये है एक्चुअल, ये है एक्चुअल, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे लेवल हो सकते हैं, यहाँ तो क्योंकि सोच रहा हूँ इतना हुआ तो इतना, इतना हुआ तो इतना, इतना हुआ तो इतना, ऐसे यहाँ पे इतना हुआ तो इतना, इतना हुआ तो इतना, इतना हुआ तो इतना, इतना हुआ तो इतना, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल गया इतना हुआ है और इतना करेंगे, इतना हुआ है और इतना करेंगे, खत्म, ठीक है। हाँ भैया, और क्या पढ़ाओगे भैया, खत्म।
अब अगला टॉपिक है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसको ना मैं आपको एक बात बताता हूं। अगला टॉपिक नंबर 9, ठीक है ना। टॉपिक 9 आपका ना 100% कहां पे है, 100% कह रहा हूं मैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट करके, ठीक है ना। 6 मार्क्स का लगभग इसकी वेटेज है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन है, फर्स्ट बुक है, वहां पे ये चैप्टर है। उसके अंदर इन चीजों को, टॉपिक 9 है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें वहां पे एकदम भर भर के समझाया गया, ठीक है। हाँ, फिर भी मैं थोड़ा सा तो बताऊंगा ही। हाँ भैया बताओ। 2 टॉपिक है, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, सुनना। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब किसी इकोनॉमी में जितने लोगों के पास स्किल्स हैं और एबिलिटीज हैं काम करने की, किस चीज की, वर्क करने की, और उन लोगों को एक्चुअल में काम मिल भी गया, एक्चुअल में काम मिल गया, तो दिस सिचुएशन, काम मिल गया, तो दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को क्या बोला गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब जिसके अंदर काम करने की क्षमता थी, जिसके अंदर एबिलिटीज थी, उसे एक्चुअल में काम मिल गया, तो दैट इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन या लेवल, ठीक है ना। हाँ, अब हम जब सिलेबस करेंगे ना, जब इंडियन इकोनॉमिक करेंगे, तो उसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ना कुछ चीजें और होती हैं, तो वो हम डिटेल में वहीं पे करेंगे, यहाँ पे करवा के फायदा नहीं है। ये बिल्कुल थ्योरी है, प्योर थ्योरी, ठीक है ना। जी हाँ, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो समझ में आया। हाँ भैया, दूसरा वर्ड भी लिखा हुआ था, क्या, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देखते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री का मतलब समझते हो, इनवॉलेंट्री का मतलब मेरी इच्छा से या मेरी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा से विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध। इच्छा के विरुद्ध क्या हूं मैं, अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार। मतलब मेरे अंदर एबिलिटीज थी, मेरे अंदर सब कुछ था, मेरे अंदर स्किल्स भी थे, लेकिन मेरे को एक्चुअल में काम मिला या नहीं मिला, एक्चुअल वर्क नहीं मिला, तो मैं क्या हो गया, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना। ये भी एक सिचुएशन है। क्या ये यूनिट खत्म हो गई, हाँ ठीक है। क्या भैया जा रहे हो, नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से 2 चीजें बोलनी है आपको, मेरे को ना 2 चीजें प्रूव करनी है एक्चुअल में। भैया पानी पी लो, पी लेता हूं। सुनिएगा, मुझे ना कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करोगे भैया, अभी बताता हूं क्या प्रूफ करेंगे। हम प्रूफ करेंगे एक चीज तो ये, दूसरी क्या करोगे भैया, कितना प्रूफ करोगे, बहुत सारा प्रूफ। ये चीज 2 चीज प्रूफ करनी है, ध्यान से सुनिएगा। 1 is equals to APC plus APS and 1 is equals to MPC plus MPS। ये दोनों ही चीजें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हाँ, मैंने बोला क्या, मैंने बोला था Y is equals to C plus S। जितना कमाओगे या तो खर्च करोगे या सेव करोगे, इसे ऐसे समझते हैं। Y is equals to C plus S मतलब जितना कमाओगे या तो खर्च करोगे या फिर सेव करोगे, ठीक है। आगे ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय y, ठीक है ना। मैथ्स है, y मतलब हमें क्या मिलेगा अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो y डिवाइडेड बाय y इक्वल टू c डिवाइडेड बाय y प्लस s डिवाइडेड बाय y। ओ मतलब इससे ये गया तो ये कितना आया, 1। ये और ये, इसका फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था, ये क्या होता है APC और ये क्या होता है APS। ओ प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया क्या, जी हाँ भैया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हाँ, और बताओ, अब दूसरा वाला भी देखते हैं। जैसे y इक्वल टू c प्लस s था, क्या डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, ओके। अब यहां पे भी मैं डिवाइड किससे करूंगा, डिवाइड बाय डेल्टा y, तो मतलब आएगा क्या, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c डिवाइडेड बाय डेल्टा y प्लस डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा y, ठीक है। मतलब इससे ये गया तो ये कितना है 1, डेल्टा c डिवाइडेड बाय डेल्टा y क्या था MPC और ये क्या था MPS। तो दूसरा आपका ये भी प्रूफ
हो गया, प्रूव्ड, ठीक है ना, ओके। और कुछ है क्या? नहीं। इसके अलावा ना इस यूनिट में छोटी मोटी चीजें और है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं हम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने एक भी नहीं करा है, हाँ। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल सेशंस के अलावा कुछ ग्राफ्स भी करेंगे, ठीक है ना। ग्राफ्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस यूनिट के, दूसरी यूनिट के इंपॉर्टेंट है, इसके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। भैया रिवाइज कब कराओगे? रिवाइज करा दूंगा। और अगर आपको अच्छे से रिवाइज करना है तो आप फिर से ये वाली वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। कोई डाउट आए तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि ये आपकी 12th क्लास है, थोड़ा सीरियस रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। एकदम से बोझ आ जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी, टाइम वेस्ट मत करिए, थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपका कंप्लीट होते रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। क्या बताओगे भैया? नहीं भाई, ये जो आप घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हो ना, बहुत बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, बहुत बच्चे, कि भैया हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी पढ़ाई, बिना आपके पढ़ाई भी कुछ हम कर सकें। हाँ, मैं बताता हूँ। बिजनेस और इकोनॉमिक्स, इसे आप खुद भी कर सकते हो बिना किसी क्लासेस के, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स कैसे भैया? इकोनॉमिक्स में जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, मतलब पार्ट वन, उसके अंदर प्योर थ्योरी है, वो कहानियां हैं। कहानी जिसको पढ़ने, जिन्हें बुक्स पढ़ने का शौक है, वो एक बार इस बुक को उठाएं। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरे से मांग ले, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। मेरे को व्हाट्सएप करिए, मेरे को कुछ भी करिए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, मैं वहां से आपको दे दूंगा, ठीक है। हाँ, इसमें से आप कोई भी, इसमें 13 चैप्टर हैं टोटल, तो इसमें से आप कोई भी 1-2 चैप्टर पढ़ लीजिए, 2-4 पढ़ लीजिए, मतलब मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है इंडिया पाकिस्तान चाइना का कंपैरिजन। ये तो बहुत ही जबरदस्त है कि इंडिया आगे है या पाकिस्तान आगे, चाइना आगे, कौन पीछे, ये सारी चीजें। तो ये सब आप पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आएगा, कोई टॉपिक डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना। हाँ, तो ये आप इकोनॉमिक में कर सकते हो और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल। भाई 12th क्लास है, रिस्क मत लो, टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको एंड में, ठीक है ना, अगर अभी आप इसे पढ़ने लगो तो, ठीक है। इसके अलावा मैं कराऊंगा इसे, मैं तो आपको अच्छे से कराऊंगा, लेकिन आप एक बार करो तो बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। और बिजनेस, भाई बिजनेस भी तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जी हाँ। इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, कौन से चैप्टर हम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जागो ग्राहक जागो, ऐड आता है ना, जागो ग्राहक जागो, ये करो वो करो, कंज्यूमर्स के बारे में, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आप खुद भी पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कहना क्या चाहते हो भैया? मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं ना एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे ही। हाँ जी भैया, या तो यूट्यूब पे करूंगा या आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजूंगा, ठीक है। क्या बताऊंगा उसके अंदर कि बिजनेस में कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग करिए और इकोनॉमिक में कौन कौन से चैप्टर्स आप करिए। साथ के साथ जो जो आपको करना है, अगर बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ्स। आप पीडीएफ खोलिए, वहां से फोन में ही पढ़ाई करिए, ठीक है ना। हाँ जी भैया, करेंगे, ठीक है। मैं आपको इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। हाँ जी भैया, ठीक है। अभी के लिए ये नंबर है, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। हाँ, नाम है मेरा सुमित। डन, चलो अगली क्लास में करते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। बाय बाय।